एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। भागने की कोशिश मत करना शारिक बाबू, तुम्हारी मौत ही तुम्हें इस तरफ ले आई थी। अब तुम हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। शारिक बोला, कौन हो तुम लोग और मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? पिस्तौल वाले ने कहा, माझे गुज्जर से दुश्मनी लेकर कोई यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। तुम हमारे दोस्त बनकर तो जिंदा रह सकते थे, दुश्मन बनकर नहीं। दूसरे आदमी ने कहा, ओए इसको क्या कहानी सुना रहे हो? इसको खोले में ले चलो और जान छुड़ाओ इससे। पहले आदमी ने पिस्तौल से इशारा किया, चलो आगे चलो। दूसरा बोला, ओए इसकी तलाशी तो ले लो। फिर वो पीछे आकर उसका लिबास थपथपाने लगा। बोला, ठीक है, कुछ नहीं है इसके पास, चल लोए। उसने शारिक को धक्का दिया। वो दोनों शारिक के दाएं बाएं चल रहे थे। पहले आदमी ने उसे पिस्तौल की जद में ले रखा था। वो एक मोड़ घूमकर तंग सी गली में आ गए। थोड़ा ही आगे चलकर वो रुक गए। बाईं तरफ एक बहुत पुराने मकान का मलबा बिखरा हुआ था। ये मकान शायद कुछ अरसा पहले ही गिरा होगा और इसको उस शख्स ने खोले का नाम दिया था। वो दोनों उसे लेकर टूटे हुए मकान में दाखिल हो गए। दूसरे आदमी ने भी अब जेब से चाकू निकाल लिया था। चाकू वाले ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शारिक बाबू, हम तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकते हैं। शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, वो क्या? उस शख्स ने कहा, अगर तुम माझे गुज्जर से राजीनामा कर लो और अपना कारोबार बंद करके कहीं और चले जाओ तो तुम्हारी जान बख्शी की जा सकती है। वैसे भी तुम इस लाइन के आदमी नहीं हो। छांका तो तुम्हें जबरदस्ती घसीट लाया था, वो मर गया, किस्सा खत्म, तुम भी चले जाओ यहाँ से। शारिक बोला, तुम जानते हो, एक मर्तबा जो आदमी इस बिजनेस में आ जाए उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। पिस्तौल वाले ने कहा, एक रास्ता है और हम अब तुम्हें उसी रास्ते पर भेज रहे हैं। शारिक अचानक ही हरकत में आ गया। उसके पैर की ठोकर पिस्तौल वाले के हाथ पर पड़ी। पिस्तौल उस शख्स के हाथ से निकलकर मलबे में कहीं जा गिरा। वो आदमी भी लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा था। शारिक के दूसरे पैर की ठोकर चाकू वाले के पेट पर लगी थी। उसके मुंह से गंदी सी गाली निकली और वो पेट पकड़कर दोहरा हो गया। शारिक ने उन दोनों में से किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। उसने दोनों को लातों और घूंसों पर रख लिया। उनमें से एक तो मुसलसल गालियां बक रहा था जबकि दूसरा खामोशी से पिट रहा था। लेकिन बिलाखिर उनमें से एक का दाव चल गया। उसके पैर की ठोकर शारिक की पिंडली की हड्डी पर लगी। शारिक बिलबिला उठा। वो एक टांग पर नाच कर रह गया। इस दौरान पिस्तौल वाले ने उस पर घूंसों की बौछार कर दी। शारिक कुछ देर पिटता रहा लेकिन फिर उसने अपने हरीफ को दबोच लिया। वो दोनों नीचे गिरे। वो शख्स नीचे था और शारिक उसके ऊपर। ठीक उसी लम्हे अपने पीछे गुर्राहट सुनकर शारिक ने अपने हरीफ को छोड़ दिया और बड़ी फुर्ती से एक तरफ लोट लगा दी। दूसरा आदमी चाकू लहराता हुआ शारिक पर हमलावर हुआ था। शारिक के बरवक्त एक तरफ हट जाने से वो अपने ही साथी के ऊपर गिरा। उसने चाकू से भरपूर वार किया। उसका निशाना तो शारिक था मगर शारिक के हट जाने से चाकू उसके अपने ही साथी के सीने में दस्ते तक पैवस्त हो गया। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी भयानक थी। हमलावर सकते में रह गया। उसका हाथ अब भी चाकू के दस्ते पर था। शारिक भी एक लम्हे को दम बखुद सा खड़ा उन दोनों की तरफ देखता रहा। फिर वो खोले से निकलकर गली में एक तरफ दौड़ने लगा। गली के मोड़ पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। दूसरा आदमी भी खोले से निकलकर मुखालिफ समत में भाग गया था। शारिक गलियों में दौड़ता रहा। सड़क पर पहुंचा तो इंकिशाफ हुआ कि वो एक बार फिर ग्वालमंडी के चौक के आसपास ही मौजूद था। वो मुड़कर तेजी से एक तरफ चलने लगा और फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद वो सुहेल के रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहा था। समीना एक बार फिर उलझन का शिकार हो गई थी। वो शारिक से पीछा छुड़ाना चाहती थी लेकिन हालात ने उसे फिर उसी रास्ते पर धकेल दिया था। अगर मोटर मैकेनिक यूसुफ उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश न करता तो मुमकिन है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती, मगर ब्लैकमेलिंग के इस चक्कर ने उसे एक बार फिर शारिक की तरफ धकेल दिया। वो ब्लैकमेलरों के बारे में अच्छी तरह जानती थी। यूसुफ एक बार उसके पीछे पड़ जाता तो जिंदगी भर उसका पीछा न छोड़ता। सबसे पहले वो उसकी इज्जत पर हाथ डालता। यूसुफ से पीछा छुड़ाने के लिए उसने नौलखे से शिकायत की थी। उसका ख्याल था कि वो लोग उसे थोड़ी बहुत सजा देकर छोड़ देंगे, मगर उन्होंने यूसुफ को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था और अब शारिक बजिद था कि वो अपना मकान छोड़कर उसके साथ रहे। अजीब मंतिक थी, लेकिन समीना महसूस कर रही थी कि उसे शारिक जैसे शख्स के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। वो जिस चक्कर में फंस गई थी उससे निकलना बज़ाहिर उसे मुश्किल ही नजर आ रहा था। शारिक से निजात हासिल करने के लिए हिकमत अमली तय नहीं कर पाई थी, लेकिन इतना वो जानती थी कि शारिक आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। उस रोज वो उसे धमकी देकर अपने साथ नौलखे के डेरे पर ले गया था
उसके अखलाक और शराफत में कोई शुबा नहीं था, लेकिन था तो वो जराइम पेशा। उसने मामूली सी धमकी दी थी और वो उसके साथ चल पड़ी थी। कल को वो उससे कोई और मुतालबा भी कर सकता था। दूसरे ही दिन समीना का वालिद लाहौर से आ गया। शफात अली एजी ऑफिस में मुलाजिम थे और समीना का खत मिलने के बाद वो 2 दिन की छुट्टी लेकर आए थे। समीना ने ये सोचकर अपने वालिद को खत लिखा था कि नायला के वालिद और वकील से मिलकर अपने बचाव की कोई राह निकाली जाए, लेकिन सूरत हाल अब बदल गई थी। उसने अपने वालिद से ये बहाना कर दिया था कि वो यूं ही कुछ परेशान हो गई थी और इसी परेशानी में उसने खत लिख दिया था। समीना ने रात के खाने के दौरान अपने वालिद से मुखातिब होते हुए कहा, आपसे एक और बात भी करना चाहती हूँ। मेरी एक सहेली और उसके वालिदैन 2 साल के लिए इंग्लैंड चले गए हैं। तारिकाबाद में उनकी कोठी खाली है। वो कोठी किसी को किराए पर नहीं देना चाहते। चाबी मुझे दे गए हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये मकान छोड़कर वहाँ मुंतकिल हो जाऊँ। वालिद ने कहा, अगर कोई मसला न हो तो तुम्हारे वहाँ मुंतकिल होने पर मुझे कोई एतराज नहीं। समीना ने बाप की तरफ देखे बगैर कहा, मसला तो कोई नहीं है। अगर आप कहें तो आपके होते हुए सामान वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। शफात अली ने कहा, जैसा तुम चाहो। और फिर दूसरे ही दिन उन्होंने सामान शारिक वाली कोठी में मुंतकिल कर दिया। समीना को अपना बहुत सा सामान निकालना भी पड़ा था। जिस रोज वो कोठी में मुंतकिल हुई उससे अगले ही रोज शफात अली लाहौर वापस चले गए। उस कोठी में समीना की वो दूसरी रात थी। पहली रात तो उसका वालिद साथ था, लेकिन आज वो अकेली थी। इतनी बड़ी कोठी में उसे डर लग रहा था। उसने सारे दरवाजे बंद कर रखे थे और वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी नोट्स तैयार कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार शारिक की तरफ मुंतकिल हो रहा था। शारिक उससे क्या चाहता था? क्या शारिक को वाकई उससे मोहब्बत थी? लेकिन वो उसे अपने साथ जराइम की दलदल में क्यों घसीट रहा था? लेकिन वो इस सूरत हाल के लिए खुद को भी बरीउज़ जिम्मा नहीं समझती थी। सारा कसूर उसी का था। ये हालात खुद उसके अपने पैदा करता थे। अगर वो पहले ही दिन शारिक के साथ मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करती तो आज उसे ऐसी संगीन सूरत हाल का सामना न करना पड़ता। लेकिन शारिक के भोलपन और शराफत से मुतासिर होकर वो खुद फंस गई थी। उसे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि कोई जराइम पेशा शख्स शराफत का मुजस्समा नहीं होता। समीना की वो रात तकरीबन जागते हुए ही गुजरी थी। सुबह उसकी आंख देर से खुली। वो जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए रवाना हो गई। कॉलेज में वो दूसरा पीरियड ले रही थी कि चपरासी क्लासरूम के दरवाजे के सामने आकर रुका। समीना ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। चपरासी ने कहा, आपको प्रिंसिपल साहिबा बुला रही हैं मिस समीना। समीना ने कहा, अच्छा मैं आ रही हूँ। चपरासी ने फिर कहा, उन्होंने कहा है जरा जल्दी आइए। समीना ने मुड़कर चपरासी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात थे। समीना को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो अपना लेक्चर अधूरा छोड़कर क्लासरूम से निकल गई। प्रिंसिपल अपने दफ्तर में अकेली बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर भी अजीब से तासुरात थे। समीना दफ्तर में दाखिल होकर मेज के सामने रुक गई। बोली, यस मैडम। प्रिंसिपल के लहजे में किसी कदर करख्तगी थी। बोली, मिस समीना, तुम्हें याद होगा कि चंद रोज पहले पुलिस को मनशियात के एक अड्डे से तुम्हारा रजिस्टर और किताबें मिली थी और पुलिस तुम्हारे बारे में पूछती हुई यहाँ पहुंची थी। समीना बोली, यस मैडम, वो रजिस्टर और किताबें तांगे में रह गई थीं और हो सकता है किसी ऐसे शख्स के हाथ लग गई हों जिसका ताल्लुक मनशियात के उस अड्डे से हो। मैंने पुलिस वालों को भी सारी बात बता दी थी और वो मुतमईन होकर चले गए थे। मैडम ने उसे घूरा। बोली, लेकिन पुलिस वाले किसी मामले में आसानी से मुतमईन नहीं होते। समीना बोली, मैं समझी नहीं मैडम। उसे सीने में अपना दिल डूबता सा महसूस होने लगा। प्रिंसिपल ने कहा, एक पुलिस ऑफिसर इसी सिलसिले में तुमसे मिलना चाहता है। वो विजिटर्स रूम में तुम्हारा मुंतजर है। उसे जाकर मिल लो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं यहाँ पुलिस की आमदोरफ्त पसंद नहीं करती। तुम समझती हो ना कि इससे दूसरों पर और कॉलेज की रेपुटेशन पर क्या असर पड़ेगा। समीना बोली, यस मैडम, और वो दफ्तर से निकल गई। विजिटर्स रूम की तरफ बढ़ते हुए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो सोच रही थी कि पुलिस को ये पता तो नहीं चल गया कि जिस रोज बिल्लू साईं के तकिए पर छापा पड़ा था वो भी वहां मौजूद थी। उस रोज रजिस्टर और किताबों के सिलसिले में उसने जो मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी उससे बज़ाहिर पुलिस वाले मुतमईन होकर चले गए थे, लेकिन उसे पुलिस का तजुर्बा नहीं था। वो इस हकीकत से वाकिफ नहीं थी कि पुलिस वाले बाल की भी खाल निकालते हैं। वो जब विजिटर्स रूम में दाखिल हुई तो कुर्सी पर बैठा हुआ एक ASI उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। वो एक नौजवान और खूबरू ऑफिसर था। उसे गालिबन पुलिस में आए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, इसीलिए चेहरे पर शिगुफ्तगी और नरमी थी। समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर ने कहा, मिस समीना? समीना बोली, जी हाँ, समीना मेरा ही नाम है। पुलिस ऑफिसर ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बोला, तशरीफ रखिए। आपको जहमत देने के लिए माजरत चाहता हूँ मिस समीना, लेकिन आप समझती हैं ना कि हमारी ड्यूटी ही ऐसी है। बाज़ औक़ात नाखुशगवार फ़राइज़ भी अंजाम देने पड़ते हैं। उसके लहजे में अगरचे नरमी और शाइस्तगी थी, लेकिन समीना के दिल की धड़कन कुछ और तेज हो गई। वो कुर्सी पर बैठ गई। पुलिस ऑफिसर भी उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ चुका था।
समीना ने पूछा। जी फरमाइए, आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर बोला। चंद रोज पहले पुलिस ने बिल्लू साईं के तकिए पर कायम मनशियात के अड्डे पर छापा मारा था। उस छापे के दौरान आपका रजिस्टर और 2 किताबें पुलिस को मनशियात के उस अड्डे से मिली थी। समीना ने कहा। जी हाँ, और मैं बता चुकी हूँ कि वो रजिस्टर और किताबें एक तांगे में रह गई थी। हो सकता है तांगे में सवार किसी शख्स ने वो चीजें उठा ली हों और उसका ताल्लुक मनशियात के उस अड्डे से हो। पुलिस ऑफिसर ने कहा। लेकिन आपका ये बयान दुरुस्त नहीं है। आप वो रजिस्टर और किताबें किसी तांगे में नहीं, मनशियात के उस अड्डे में भूली थी। हमारे पास मनशियात के उस अड्डे में आपकी मौजूदगी का सबूत है। समीना एक झटके से उठ खड़ी हुई, बोली ये झूठ है। उसका चेहरा एकदम धुआं हो गया था और दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बढ़ गई थी। पुलिस ऑफिसर ने कहा। बैठ जाइए। उसके लहजे में बदस्तूर नरमी थी। वो उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। मामला बेहद संगीन है मिस समीना। चंद रोज कबल मनशियात के अड्डे वाले कब्रिस्तान से मुल्हिक मोटर वर्कशॉप के मालिक यूसुफ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। उसे चंद रोज पहले मनशियात के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा था तो एक औरत कब्रिस्तान की दीवार फलांग कर उस तरफ आई थी और दीवार फांदने से उस औरत के पैर में मोच आ गई थी। यूसुफ ने उस औरत को कॉलेज की लेक्चरार की हैसियत से शनाख्त किया था। उसकी बहन इसी कॉलेज में पढ़ती है और वो अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने आता था। उसने उस लेक्चरार को देखा था, इसलिए शनाख्त भी कर लिया। हमने आपके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल की हैं। अभी प्रिंसिपल साहिबा से ये मालूम हुआ है कि आप पिछले दिनों पैर में मोच आ जाने से कॉलेज से छुट्टी पर थीं। मनशियात के अड्डे से आपके रजिस्टर और किताबों का मिलना और ये वाकयात इस अमर की शहादत फराहम करते हैं कि समीना बोली ये झूठ है, गलत है सब कुछ। पुलिस ऑफिसर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मिस समीना, मामला अगर सिर्फ रजिस्टर और किताबों के बरामद होने तक महदूद रहता तो बात खत्म हो सकती थी, लेकिन अब मामला एक कत्ल का है। वर्कशॉप में काम करने वाले मिस्त्री आपको शनाख्त कर सकते हैं। समीना ने कहा। आप समझते हैं कि उस मैकेनिक को मैंने कत्ल किया होगा? पुलिस ऑफिसर बोला। मैंने ये नहीं कहा। मैकेनिक यूसुफ कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसके बारे में भी कुछ सनसनीखेज इंकिशाफात हुए हैं। वो ब्लैकमेलर था। हो सकता है कि आपको मनशियात के अड्डे से भागते देखकर उसने आपको परेशान करने की कोशिश की हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी जुर्म में मुलव्विस हो सकती हैं, लेकिन मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए आप हमारी मदद जरूर कर सकती हैं। अगर आप इस सिलसिले में कुछ जानती हो तो हमसे ताउन कीजिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कानून आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। समीना बेहिस्सो हरकत बैठी थी। उसका गला सूख रहा था और होंठ खुश्क थे। वो बार बार होंठों पर जबान फेर रही थी। उस नौजवान पुलिस ऑफिसर ने हालात का जो तज्जिया किया था वो हकीकत के किस कदर करीब था, और समीना सोच रही थी कि इस वक्त वो उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की पेशकश करके ताउन के लिए कह रहा है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि शारिक और नौलखे से उसका कोई ताल्लुक है तो वो अपनी पेशकश भूलकर उसे सलाखों के पीछे बंद कर देगा। पुलिस ऑफिसर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मिस समीना, एक बात जहन में रखिए, कानून अंधा या बहरा नहीं है। अभी तहकीकात शुरू हुई हैं, आगे चलकर मजीद इंकिशाफात हो सकते हैं। मैं आपको सोचने के लिए वक्त दे रहा हूँ। मैं कल दोबारा आपके पास आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप जो भी फैसला करेंगी वो आपके हक में होगा। पुलिस ऑफिसर उठ कर खड़ा हो गया। वो चंद लम्हे समीना की तरफ देखता रहा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। समीना अपनी जगह बेहिस्सो हरकत बैठी रही। उसका चेहरा सरसों के फूल की तरह पीला हो रहा था और दिल कांप रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। वो बुरी तरह फंस गई थी। पहली मर्तबा जब उसे पुलिस वाले थाने ले गए थे तो शारिक और गोराया उसे छुड़ा लाए थे। फिर रजिस्टर और किताबों के बारे में जो पुलिस वाले पूछगिछ के लिए आए थे उन्हें भी टरखा दिया था। लेकिन समीना को अब एहसास हो रहा था कि पुलिस वाले इतने बेवकूफ नहीं होते जितना वो समझ रही थी। पुलिस वाले जब किसी जुर्म की तहकीकात करते हैं तो बहुत दूर तक चले जाते हैं। यूसुफ का कत्ल एक राज था। पुलिस ने शुबे में 2 आदमियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। उसके ख्याल में ये बात यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस तहकीकात करती हुई उस तक पहुंच गई थी। मनशियात के अड्डे पर छापा अगरचे यूसुफ के कत्ल से कई रोज पहले पड़ा था, लेकिन पुलिस ने यह सुराग भी लगा लिया था कि छापा पड़ने के बाद वो कब्रिस्तान की दीवार फलांग कर यूसुफ के वर्कशॉप की तरफ आई थी और उसके पैर में मोच आ गई थी। ये अभी तहकीकात की इब्तिदा थी। पुलिस वर्कशॉप के मुलाजिमों को सामने ले आएगी तो वो उसे शनाख्त कर लेंगे। पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाती हुई एक ऐसी जंजीर तैयार कर लेगी जो उसकी गर्दन में लपेट दी जाएगी। उसे यकीन सा हो गया था कि पुलिस यूसुफ के कत्ल का सुराग लगा लेगी और फिर सलमान एडवोकेट के कत्ल का सुराग लगाना भी मुश्किल नहीं होगा। समीना के दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। वो बेहिस्सो हरकत कुर्सी पर बैठी सामने वाली दीवार को घूरती रही। चौंकी तो वो उस वक्त जब दफ्तर की माई कमरे में दाखिल हुई। मासी ने कहा, समीना बीबी, मैडम आपको बुला रही हैं। समीना बोली, ओह अच्छा। ये कहते हुए वो उठ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। उसकी टांगें कांप रही थीं। अगर वो खुद से न बैठ जाती तो यकीनन गिर पड़ती।
वो कुछ देर तक बैठी अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करती रही, फिर उठकर विजिटर रूम से निकल गई। उसकी टांगें हौले हौले कांप रही थी और उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था। वो प्रिंसिपल के कमरे में दाखिल होकर मेज के सामने खड़ी हो गई। बोली, यस मैडम। प्रिंसिपल ने उसे घूरा। बोली, क्या मामला है मिस समीना? ये पुलिस ऑफिसर क्यों आया था? समीना बोली, पता नहीं मैडम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। प्रिंसिपल ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मिस समीना, अगर ये तुम्हारा कोई जाती मामला है तो इसमें कॉलेज का नाम नहीं आना चाहिए। मैं कॉलेज की बदनामी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें वजाहत करनी होगी कि ये सब क्या किस्सा है। समीना ने कांपते हुए लहजे में कहा, यस मैडम, मैं कल आपको बता दूंगी। इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। समीना प्रिंसिपल के दफ्तर से निकलकर स्टाफ रूम में आ गई। उस वक्त नायला स्टाफ रूम से निकल रही थी। समीना को देखकर रुक गई। नायला उसकी हालत देखकर चौंक गई। बोली, क्या हुआ समीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? समीना ने मुर्दा से लहजे में कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नायला ने पूछा, ये पुलिस ऑफिसर क्यों आया था? अब क्या कह रहा था ये? समीना बोली, वही किस्सा है। पुलिस ये मालूम करना चाहती है कि मेरा रजिस्टर और किताबें मनशियात के उस अड्डे तक कैसे पहुंची। नायला ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, तो फिर तुमने क्या कहा? समीना गहरा सांस लेते हुए बोली, कहती क्या, वही जो पहले कहा था, लेकिन पुलिस वाले उस कहानी की बजाय कुछ और सुनना चाहते हैं। नायला बोली, मैंने कहा था ना कि किसी वकील से बात कर ली जाए, लेकिन तुमने मामले को मामूली समझकर टाल दिया। तुम्हारे डैडी आए भी थे तो तुमने बात नहीं की। तुमने तो सुना है मकान भी तब्दील कर लिया है। कहाँ चली गई हो? समीना बोली, कल बताऊंगी, इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर जा रही हूँ। समीना ने अपनी अलमारी से चीजें निकाली, चादर ओढ़ी और स्टाफ रूम से निकल गई। कॉलेज के गेट से निकलकर उसने मोहतात निगाहों से चारों तरफ देखा और फिर एक तरफ चलने लगी। उसके कदमों में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। वो तकरीबन 2 फरलांग तक पैदल चलती रही और बार बार पीछे मुड़कर और इधर उधर देखती रही। वो अंदाजा लगाना चाहती थी कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। फिर वो एक तांगे पर बैठकर कचहरी बाजार के बैरूनी चौक पर उतर गई और इधर उधर देखती हुई कचहरी बाजार में दाखिल हो गई। अब उसकी खुद एतमादी किसी हद तक लौट आई थी और उसने अपनी वहशत पर भी बड़ी हद तक काबू पा लिया था। घंटा घर के चौक पर पहुंचकर वो एक लम्हे को रुकी और कारखाने बाजार में दाखिल हो गई। वो तेज तेज कदम उठाकर चलती हुई बाजार के चौक पर आ गई। तेज धूप में चलते हुए उसका लिबास पसीने में शराबोर हो चुका था, लेकिन यह सब कुछ उसने महज इसलिए किया था कि कोई उसका ताक़ुब करता हुआ उसके घर तक न पहुंच जाए। कॉलेज से निकलते हुए उसे शुबा था कि सादा लिबास में कोई पुलिस वाला उसकी निगरानी न कर रहा हो, लेकिन उसका शुबा बेबुनियाद निकला। इतना लंबा चक्कर काटने के बाद उसे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिस पर किसी किस्म का शुबा किया जा सकता। चौक पर आने के बाद वो एक खाली तांगे पर बैठ गई। तांगे वाला तारिकाबाद की आवाजें लगा रहा था। समीना ने तांगे वाले से कहा, बाबा मुझे जल्दी जाना है, सालिम तांगा ले चलो। कोचवान तांगे पर बैठ गया और उसने घोड़े को हाँक दिया। समीना तारिकाबाद का ओवरहेड ब्रिज शुरू होते ही तांगे से उतर गई। उसने हैंड बैग से पैसे निकालकर तांगे वाले को दिए और तेज तेज कदम उठाती हुई आगे चलने लगी। हालांकि उसे सीधा जाना था, लेकिन वो बंगलों के दरमियान एक गली में उतर गई और तेज तेज कदम उठाती हुई चलने लगी। 2-3 गलियां घूमकर वो मुखालिफ समत से अपनी कोठी वाली गली में दाखिल हुई। कोठी के सामने पहुंचकर वो रुकी, मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा। इत्तेफाक से उस वक्त गली में कोई नहीं था। उसने हैंडबैग में से चाबियों का गुच्छा निकालकर एक चाबी मुंतखब की, गेट खोला और अंदर दाखिल होकर गेट बंद कर दिया। बरामदे में पहुंचकर उसने एक बार फिर गुच्छे में से एक चाबी मुंतखब की, ताला खोला और दरवाजे में दाखिल होकर धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। समीना ने हाथ में पकड़ी हुई चीजें राहदारी ही में फेंक दी, चादर भी उतार कर फेंक दी और दौड़ती हुई अपने कमरे में जाकर पलंग पर गिर गई। जब्त के सारे बंधन टूट गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो देर तक पलंग पर बेसुध पड़ी रोती रही। इस तरह रो लेने से उसके दिल का बोझ किसी हद तक हल्का हो गया, लेकिन दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सूरत हाल वाकई संगीन हो गई थी। अगर कोई छोटी मोटी बात होती तो वो हालात का मुकाबला कर सकती थी, लेकिन मामला कत्ल का था। एक नहीं बल्कि दो कत्ल की इन दोनों वारदातों में अगरचे वो बराह रास्त मुलव्विस नहीं थी, लेकिन वो शरीक जुर्म जरूर थी। सलमान एडवोकेट को वो होटल से बुलाकर लाई थी और वीरान और जेर तामीर मकान में ले जाकर उसे कत्ल शारिक ने किया था। इस तरह वो भी सलमान के कत्ल में शरीक हो गई थी। मैकेनिक यूसुफ ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। उसूली तौर पर तो होना चाहिए था कि वो यूसुफ के खिलाफ पुलिस से मदद तलब करती, पुलिस उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती और अदालत उसे सजा देती, लेकिन इस तरह वो खुद भी फंस जाती। उससे ये जरूर पूछा जाता कि यूसुफ उसे किस बिना पर ब्लैकमेल कर रहा था। उसे वो सब कुछ बताना पड़ता जो वो नहीं बताना चाहती थी। इसलिए उसने नौलखे से यूसुफ की शिकायत कर दी। उसका ख्याल था कि वो यूसुफ को थोड़ी बहुत सजा देकर छोड़ देगा, लेकिन नौलखा और शारिक ने उसे मौत के घाट उतार दिया।
नौलक्खे ने भी यूसुफ के बारे में बहुत कुछ बताया था और उस पुलिस ऑफिसर ने भी कुछ इंकशाफात किए थे। वो जराइम पेशा था, ब्लैकमेलर था, लेकिन उसे सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून को था।